इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देती हैं। एक तरफ विशाल अपार धन वाले ताकतवर साम्राज्य और दूसरी तरफ एक ऐसा नायक जिसने लगभग शून्य से शुरुआत की और उन्हें घुटनों पर ला दिया। आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं एक असली डेविड वर्सेस गोलियात कहानी की, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बनाए महान मराठा साम्राज्य की। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिना किसी बड़ी सेना या शाही खजाने के एक युवा लड़के ने उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्यों के नींव कैसे हिला दी। देखिए, ये सिर्फ तलवारबाजी या जंग की कहानी नहीं है। ये कहानी है स्वराज्य के, एक स्पष्ट विजन की और ऐसी रणनीतिक प्रतिभा की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस सफर को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। पहला, स्वराज्य का स्वप्न। दूसरा, गोरिल्ला युद्ध के उस्ताद। तीसरा, दिग्गजों से टकराव। चौथा, आगरा से वो महान पलायन। पांचवां, छत्रपति का राज्याभिषेक। और छठा, मराठा विरासत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, स्वराज्य का स्वप्न। 17वीं सदी के भारत की कल्पना कीजिए। एक तरफ मुगल और बीजापुर सल्तनत, जिनके पास बेहिसाब दौलत, विशाल सेनाएं और घातक तोपखाने थे, और दूसरी तरफ शुरुआती मराठे, जिनके पास संसाधन ना के बराबर थे। इसी घोर अंधकार में 1630 में सह्याद्री के दुर्गम पहाड़ों के बीच शिवनेरी किले में शिवाजी का जन्म हुआ। अब उनके पास कोई शाही खजाना तो नहीं था, लेकिन उनके पास एक ऐसा हथियार था जो किसी तिजोरी में नहीं मिलता, उनकी माता जीजाबाई के संस्कार। उन्होंने ही बाल शिवाजी के मन में हिंदवी स्वराज्य यानी अपने शासन का बीज बोया था। उन्होंने सिखाया कि अधर्म के खिलाफ खड़े होना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब आते हैं भाग 2 पर, गोरिल्ला युद्ध के उस्ताद। जब संसाधन कम हो तो क्या करें? भूगोल को अपना हथियार बना लें। शिवाजी की शुरुआती सफलताएं इसका बेहतरीन उदाहरण है। 1630 में उनका जन्म हुआ और 1645 आते आते उन्होंने रायरेश्वर मंदिर में स्वराज्य की शपथ ले ली थी। और सबसे कमाल की बात, 1646 में सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरणा किले पर कब्जा कर लिया। 1648 तक आते आते पूना और उसके आसपास का पूरा इलाका उनके नियंत्रण में था। मतलब इतनी कम उम्र में ऐसा सैन्य कौशल और ऐसी रफ्तार सच में हैरान कर देने वाली है। इस असाधारण कामयाबी के पीछे 3 मास्टर स्ट्रोक्स थे। पहला था गनीमी कावा यानी गोरिल्ला युद्ध। सह्याद्री के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में छिपकर दुश्मन पर बिजली की तरह हमला करना और गायब हो जाना, इसमें मराठों का कोई सानी नहीं था। दूसरा, शिवाजी बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने समंदर की अहमियत को समझा और एक बेहद मजबूत नौसेना तैयार की। इसी वजह से उन्हें भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट, उनकी सेना बेहद समावेशी थी। उनकी नौसेना और थल सेना में मुस्लिम अधिकारी भी अहम पदों पर थे और महिलाओं के सम्मान को ठेस ना पहुंचे, इसके लिए सेना में बेहद सख्त नियम बनाए गए थे। बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, दिग्गजों से टकराव। जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ, बड़ी ताकतों से टक्कर होना तय था। प्रतापगढ़ की उस घटना को कौन भूल सकता है? बीजापुर ने अपने सबसे क्रूर और 7 फुट लंबे सेनापति अफजल खान को शिवाजी को खत्म करने भेजा। उसने दोस्ती का एक झूठा प्रस्ताव रखा, लेकिन शिवाजी महाराज उसकी चाल पहले ही समझ चुके थे। जब वो टेंट में मिले तो शिवाजी ने अपने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच पहन रखा था। जैसे अफजल खान ने गले मिलने के बहाने उन पर खंजर से जानलेवा वार किया, उस कवच ने उन्हें बचा लिया। और पलटवार में शिवाजी ने अपने हाथ में छिपे बाघ नख यानी टाइगर क्लॉज से ऐसा वार किया कि अफजल खान वहीं ढेर हो गया। 1.5 लाख? जी हां, आपने सही सुना। औरंगजेब ने मराठों को कुचलने के लिए अपने सूबेदार शाइस्ता खान को 1.5 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना के साथ भेजा। शाइस्ता खान पुणे के लाल महल में आराम से डेरा जमाए बैठा था। अब जरा सोचिए, इतनी विशाल सेना के बीच घुसना नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन अप्रैल 1663 की एक रात शिवाजी ने सिर्फ 400 मराठा सैनिकों के साथ लाल महल पर अचानक धावा बोल दिया। शाइस्ता खान तो जान बचाकर खिड़की से कूद गया, लेकिन इस चक्कर में उसकी 3 उंगलियां कट गईं। इस एक झटके ने मुगलों के अजय होने का जो भ्रम था, उसे पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। और अब भाग 4, आगरा से वो महान पलायन। 1665 में मराठों के राजनीतिक धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा हुई। मुगलों के सेनापति राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले की बहुत सख्त घेराबंदी कर ली थी। आम लोगों और सैनिकों को भुखमरी से बचाने के लिए शिवाजी महाराज को एक कड़वा घूंट पीना पड़ा, पुरंदर की संधि। इसकी शर्तें वाकई बहुत कठोर थीं। उन्हें अपने जीते हुए 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और एक भारी भरकम मुआवजा भी देना पड़ा।
यही नहीं, इसी कूटनीति के तहत उन्हें आगरा में औरंगजेब के दरबार में जाने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। आगरा पहुंचने पर औरंगजेब ने जानबूझकर उनका अपमान किया और अंततः उन्हें उनके बेटे संभाजी के साथ नजरबंद कर दिया। लेकिन यहां शिवाजी का तेज दिमाग काम आया। उन्होंने एक शानदार योजना बनाई। पहले उन्होंने गंभीर रूप से बीमार होने का नाटक किया। फिर ठीक होने की मन्नत के नाम पर उन्होंने साधुओं और गरीबों को फलों और मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियां भिजवानी शुरू कर दी। शुरू में तो पहरेदार हर टोकरी की कड़ी जांच करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये उनके लिए रोज का काम बन गया और उन्होंने जांच में ढील दे दी। बस इसी का फायदा उठाकर अगस्त 1666 में शिवाजी और संभाजी उन्हीं टोकरियों में छिपकर औरंगजेब की नाक के नीचे से बड़ी आसानी से निकल भागे। यह इतिहास के सबसे चतुर पलायनों में से एक है। अब रुक करते हैं भाग 5 का, छत्रपति का राज्याभिषेक। आगरा से वापस आने के बाद तो जैसे पासा ही पलट गया। उन्होंने मुगलों को हैरान करते हुए अपनी ताकत फिर से जुटाई और अपने खोए हुए किले वापस छीनने का एक जोरदार अभियान छेड़ दिया। कोंढाना किले की जीत इसी का एक भावुक हिस्सा है। उनके सबसे वफादार सेनापति तानाजी मालुसरे ने इस किले को जीतने के लिए अपने खुद के बेटे की शादी तक टाल दी थी। रात के अंधेरे में एक खड़ी चट्टान पर चढ़कर उन्होंने मुगलों को तो हरा दिया, लेकिन इस जंग में वो वीरगति को प्राप्त हो गए। इस सर्वोच्च बलिदान पर शिवाजी महाराज के मुंह से निकला, गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी किला तो मिल गया लेकिन मेरा शेर चला गया। इसी सम्मान में उस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा गया। और फिर 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में वो ऐतिहासिक पल आया जिसका सबको इंतजार था। पूरे विधि विधान से उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति का सीधा सा मतलब है एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य का सर्वोच्च और संप्रभु शासक। देखिए, यह सिर्फ एक टाइटल नहीं था, यह दुनिया को एक साफ संदेश था कि उनका प्रशासन कितना प्रगतिशील है। यहां महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि थी, किसानों का सम्मान था और हर धर्म के लोगों को पूरी आजादी थी। उनकी अष्टप्रधान मंडल जैसी शानदार कैबिनेट व्यवस्था ने इस नए साम्राज्य को एक फौलादी नींव दी। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 6, मराठा विरासत। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद एक पल को लगा कि क्या यह साम्राज्य उनके बिना टिक पाएगा। औरंगजेब ने 1689 में उनके बेटे संभाजी की बेहद क्रूरता से हत्या करा दी और पोते शाहू को बंदी बना लिया। औरंगजेब को लगा कि बस उसने मराठों का खेल खत्म कर दिया है, लेकिन वो गलत था। स्वराज्य का जो बीज शिवाजी बोकर गए थे वो अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। 1707 में शाहू की रिहाई हुई और उसके बाद पेशवाओं, खासकर पेशवा बाजीराव प्रथम के बेजोड़ नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का परचम कटक से लेकर अटक तक लहराने लगा। सच कहूं तो ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है कि औरंगजेब अपनी पूरी जिंदगी दक्षिण भारत में ही मराठों से लड़ता रह गया और कभी वापस लौट नहीं सका। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? यही कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं थे, वो एक असाधारण दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता थे। ये बिल्कुल साफ है कि उनकी तेज बुद्धि, भूगोल का सही इस्तेमाल और सभी को साथ लेकर चलने वाली समावेशी सोच ने उन ताकतों को भी धूल चटा दी जिनके पास बेहिसाब दौलत और विशाल सेनाएं थीं। तो आज के इस सफर को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर सच्ची ताकत सिर्फ बड़ी सेना या हथियारों में नहीं बल्कि दूरदर्शिता और सही रणनीति में छिपी है, तो जरा सोचिए, मराठों की इस रणनीति का इस्तेमाल करके आज के दौर की किन असंभव सी लगने वाली चुनौतियों को पार किया जा सकता है। इस शानदार ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।